आज हम लोग का सीटेट का जो मैथमेटिक्स का होगा रुक्मणी प्रकाशन का, वो आज सेट नंबर हमारा 3 है। 3 का डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से प्रश्न हम लोग को हल करना है। आइए समझते हैं। पहला प्रश्न में क्या कहा है कि 1 से 200 तक की संख्या लिखी है, मतलब टोटल संख्या कितना लिखा है 100 से 200, 1 से लेकर 200 तक। 3 दोस्त हैं, तीनों का नाम अलग अलग है, चेंग है, पेंग है, मतलब सलीम है, ठीक है, कोई भी रहेगा ABCD। अब चेंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है, मतलब 83 से 7 नंबर एक बार में बढ़ जाता है। उसी तरीके से स्नेहा भी है जो 94 से प्रत्येक पर 5 बार कूद जाता है, तो 94 5 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इस तरह से कोई 106 नंबर पर है और प्रत्येक चौथी संख्या पर कूदता है। तो इस तरह से ऐसे बढ़ते हुए जाना है सबको। तो ऐसे बढ़ते हुए अगर आप जाएंगे 83 से जाएंगे तो 174 पर आएंगे, फिर उसी तरीके से 174 मिलेगा, और उसी तरीके से अगर आप 94 से जाएंगे तो 94 में भी आपको 174 मिलेगा, और उसी तरीके से 106 से भी जाएंगे तो आपको 174 मिलेगा। तो वही बोला है कि सामान्य संख्या पर कब कूदेंगे, कितने नंबर पर होंगे, तो 174 में नंबर। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऑप्शन 114 लिखा हुआ है, क्योंकि 114 सीटेट के द्वारा माना गया था, जो कि गलत है। ये इसका एक्यूरेट आंसर 174। आइए समझते हैं। ऐसे प्रश्न जब आए तो इसी तरीके से हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। एक स्कूल के सभागार 2/3 लड़कियाँ हैं। यदि लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं। ये लड़के की संख्या पूछा है। जब भी ऐसे पूछा जाए कि एक स्कूल में सभागार में 2/7 लड़कियां हैं, मतलब 7 गो में 2 गो लड़की हैं, तो कै गो लड़का होगा, 5 गो। इस रेशियो में हुआ कि नहीं हुआ। मतलब हमसे बोला है कि 2/7 लड़कियां, इसका मतलब 2 लड़की है तो 7 गो में 2 गो लड़की है, तो लड़का कै गो होगा, 5 गो, तभी तो 5 2 7 हुआ। अब ऐसे परिस्थिति में हमको पता चला कि दोनों में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है ना। तो बोला है कि 3 का अंतर है। यहाँ अंतर कितने दे रहा है, 111 का। 111 अधिक है, इसका मतलब वो अंतरे दिया है, कम रहता है वो अंतरे दिया रहता है। तो अंतर कितने का है, 111 का। 3 से जब इसमें भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 से भाग करिए, 3 तिहाई 9, और उसके बाद 2 1 3 7 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37। तो 37 तो हमको 1 यूनिट का मान आया है, मतलब 3 यूनिट का मान दिया था 111, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 37। अब लड़का कितना यूनिट है, लड़की 2 यूनिट है या लड़का 5 यूनिट है। जिसका पूछा है उसको बता दीजिए, लड़का का पूछा है या लड़की का। लड़का का पूछा तो 5 से गुना कर लेंगे, लड़की का पूछता तो 2 से गुना कर लेंगे। तो 5 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 के 5 15 और 3 18, 185 इसका राइट आंसर हो जाए। आशा करते हैं इस सवाल को आप आसानी से समझ लिए होंगे। ऐसे आप बनाएंगे जब भी बनाना होगा तब। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है 97 में कितनी इकाइयाँ है। बोला है कि 97 में कितनी इकाइयाँ हैं। तो आप देख लीजिए कि इकाइयाँ का मतलब क्या होता है। इकाई का मतलब होता है कितने एक हैं, तो 97 ही एक होगा, ठीक है। हर बार एक आएंगे, इकाइयाँ जो है हर बार एक आएगा, तो राइट आंसर इसका 97 होगा। 0 ने इकाइयाँ पूछा है ना, कितनी इकाइयाँ हैं, तो 97 में इकाइयाँ 1 से लेकर हर बार में एक आएगा। इस तरह से आपको 1 इकाइयाँ होंगे, सभी में 1 इकाइयाँ होंगे। तो 97 बोला कि 97 में कितनी इकाइयाँ हैं, तो 97 इकाइयाँ हैं। आइए अब अगले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ बोला है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का, ऐसा पहले भी हम आपको बता दिए हैं, भाजक जो है भागफल का कितना गुना है, 6 गुना। तो अगर हमको भाजक पता चल जाएगा तो हम भागफल निकाल सकते हैं। देखिए शेषफल का कितना है, 2 गुना है, तो हम वहाँ शेषफल भी निकाल सकते हैं। भाजक पता चल जाएगा तो हम भाजक पता होगा तो हम भागफल निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। क्या भागफल कैसे निकालेंगे, तो 6 से गुना करके। भाजक भागफल का 6 गुना है, तो भागफल का 6 गुना से 6 से भाग करके हम, जैसे हमको भाजक पता चल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं भागफल निकाल सकते हैं भाजक पता होने पर। तो अब यहाँ देखिए शेषफल पता है हमें, शेषफल कितना है, 6। शेषफल है आपका 6, और शेषफल का भाजक जो है कितना गुना है, 2 गुना। बोला है शेषफल का 2 गुना है भाजक, तो इसका मतलब भाजक कितना हो जाएगा, तो भाजक हो जाएगा 2 गुना करेंगे तो 12। ओके, ये आ गया भाजक, ये आ गया शेषफल, लेकिन हमको भागफल भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि भाजक भागफल का कितना गुना है, 6 गुना है, मतलब इस भागफल का ही 6 गुना है। तो 6 से इसमें भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, भागफल कितना होगा, 2। तो भाजक हो गया, भाज्य हो गया, तो आपको भाज्य निकाल लेंगे। क्या करेंगे, भाजक भागफल का गुना होता है, शेष जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट में आपको 35 समझते हैं। 35 में क्या कहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि 1 अंक के सबसे छोटी 1 होता है, और सबसे बड़ी 1 पर एगो शून्य कर दो तो 10 होता है, 99 होता है। सॉरी, इससे बड़ा सबसे बड़ी 99 आएंगे। सॉरी 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है, और सबसे बड़ी 9 ही होता है 1 अंक में। लेकिन 2 अंक में शुरुआत 10 से होता है, तो सबसे छोटी 10 हो गया, और सबसे लास्ट 2 अंक में 99 होता है। ऐसे ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी कहेगा तो 1, 2 अंकों का है 10, 3 अंकों का कहेगा तो 100, इस तरह से। और इसमें सब 9 ही होता है, जितना कहेगा उतना 9।
अब देखिए बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी, 1 पर 3 को 0 होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक हो गया। तो 4 अंकों की सबसे छोटी ये है। और उसके बाद बोला है 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी आपको 99 हो गया, 2 अंक हो गया। अब बोला है अंतर कितने का होगा, तो बस 1000 में से अगर 100 घटाते हैं तो 900 बचता है, लेकिन हमको 100 नहीं घटाना है, 99 ही घटाना, तो 1 को बढ़ जाएगा, 901 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 901। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। घटाने का भी तरीका ऐसे घटाइएगा, हमेशा याद रखिए। 99 घटाना है तो आप 100 घटा लीजिए, 1 को ज़्यादा घटा लीजिए, 1 को जोड़ लीजिए। आगे समझ में। चलिए अब यहाँ देखिए भाव दिए गए हैं। इस ई प्रश्न जो है ना, हर सीटेट के एग्जाम में 1 प्रश्न आपसे आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म कर लीजिए। चाहे ग्राम में पूछे, चाहे हर हाल में 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ये कंफर्म होगा। दिया है, इसका भाव है, सबका भाव दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ किस में भाव दिया है, किलोग्राम में, और आपको जो पूछेगा उसमें ग्राम पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ग्राम में पूछेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको कैसे निकालना है। तो मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ग्राम कोई भी दे देगा तो उस समय आप कैसे निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का ही दाम दिया है, ठीक है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का मतलब हो गया कि ये 250 ग्राम का पूछा है, 250 ग्राम आंवला का दाम पूछा है, तो 250 बटे पहले, सबसे पहले 250 बटे 1000 जब कीजिएगा तो ये किलो बन जाएगा, ठीक है। 4 मरतबे ये कट गया, ये 1/4 किलो हो गया, 1/4 किलो। मतलब 1/4 किलो का दाम कितना होगा, तो 1/4 से 1 किलो के दाम में गुना कर दीजिए, तो 30 रुपया आ गया। कितना आ गया, 30 रुपया। 250 मतलब ग्राम का दाम आ गया 30 रुपया। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी किलो में दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए बैगन का दाम, 60 से इसमें गुना कीजिएगा तो काट दीजिए 45, ठीक है। 3/4 में अगर 60 से गुना कीजिएगा तो 15 बार में 1 जाता है, 45 रुपया ही आ गया। तो 30 रुपया पहले आया था, 45 रुपया हो गया, और तो कितना हो गया, 75 रुपया हो गया। अब 1 किलो भिंडी का पूछा है, तो भिंडी का दाम देख लीजिए 45 है, ठीक है। 1 केजी भिंडी हो गया, तो जोड़ लीजिए 75 में 45, 120 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका 2.5 किलो किसका है, 2.5 किलो आलू है, तो 2.5 किलो आलू का दाम निकाल लीजिए। तो पहले 2 किलो का निकाल लीजिए, फिर 0.5 किलो, तो 2 किलो का आलू का दाम 76 रुपया हो गया, आधा किलो का दाम 19 रुपया हो गया। कितना हो जाएगा, 95 रुपया, 95 ही हो गया। पहले 30 आए थे, फिर 45 आए थे, फिर उसके बाद 45 के बाद कितना आया था, भिंडी का दाम 45 आया था, फिर उसके बाद आपको 95 आ गया। कितना आ गया, 95। अब उसके बाद है टमाटर, कितना है, 1.5 किलो। टमाटर का भाव देखिए 42 रुपया है, 1 किलो का 42, तो 1.5 किलो का कितना हो जाएगा, 63 रुपया, ये जोड़ लीजिए प्लस 63। फिर उसके बाद जोड़ लीजिए 1.5 किलो किसका, प्याज का दाम, ठीक है, 1.5 किलो प्याज का दाम, तो प्याज का दाम 22 रुपया है, तो 33 रुपया ये और जोड़ लीजिए। तो सबको जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, सबको जोड़ के देख लीजिए। 36 में आपका कितना आंसर दिया है, तो ये इसका बी आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा जो, ठीक है। कितना आएगा, 89 कैसे आ जाएगा, हाँ जोड़ के आएगा 300। हाँ देखिए, टोटल जोड़ के जो आएगा, टोटल जो जोड़ के आएगा उसमें से आपसे पूछा कितने रुपए वापस करेंगे, मिलेंगे। तो तुम 400 रुपया दे दिए, जितना का सामान खरीदे होगे उसमें से घटा देना, ठीक है। तो टोटल सामान जो आएगा आपको याद रखिएगा कि 311 रुपया का है, 311 रुपया का सामान आएगा। तो 311 रुपया जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 89। आगे समझ में। चलिए, बोला इनमें कौन सा शब्द है जो घुमाने पर वही पढ़ा जाए, बी। तो सिंपल है, ठीक है। बी वाला को अगर एस एम, ठीक है, घुमा देंगे तो वही पढ़ा जाएगा, मतलब उसको उल्टा कर देंगे तब भी वही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 38 का देखिए, 38 में क्या कहा, शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है, यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा में लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं उस तरह को ढक देगी, ठीक है। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी, जगत की कक्षा की ऊंचाई 120 कक्षा मिला के ना 828 पूरा है, तो एक कक्षा एक भाग कर देंगे, एक यूनिट निकालने के लिए भाग होता है, तो 120 से क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे, तो 6.9 आ जाएगा। भाग देके देख लीजिएगा, 120 से जब 828 में भाग कीजिएगा 6. बोला है कि 120 कक्षा जोड़ेंगे तब 828 पूछ जाएगा, ठीक है। तो 120 कक्षा, तो एक कक्षा मतलब कितना ऊंचा रहा होगा जो 120 कक्षा जोड़ने के बाद पूरा, तो 120 से इसमें भाग कर दीजिए, एक कक्षा की ऊंचाई आ जाएगी। आइए देखिए, बोला है रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद लगाई, मतलब कूद की है। तनु दूसरे स्थान पर है, उसकी कूद रीता से 20 सेंटीमीटर कम है। रिहाना तीसरे स्थान पर है और उसकी कूद तनु की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। तो रिहाना कितने सेंटीमीटर पहले स्थान में, मतलब टॉप पर नहीं आ पाई, पहले स्थान पर कौन आ गई है,
रीता, ठीक है। 340 में 20 सेंटीमीटर कम कर लेंगे तो 320, और 320 में 5 कम कर देंगे तो 315। तो 315 ये कूद की है, लेकिन लाना कितना था नंबर 1 के लिए 340। तो कितना कम रह गई? 25 कम रह गई। 25 की 35 नहीं, 315 है ना, अच्छा हाँ 25 कम रह गई। कितना रह गई? 25। आगे समझ में? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब ऐसे करके बताना है। बोला है कि कोई रीता नाम की लड़की है जो 340 कूदी है, नंबर 1 पर आ गई है, तो उससे दूसरे नंबर वाला जो है ना 20 सेंटीमीटर कम कूदी थी, तो इसका मतलब है 320 कूदी, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कूदी। फिर उससे भी तीसरे नंबर पर जो आया वो 5 सेंटीमीटर उससे कम कूदी, ठीक है। रिहाना तीसरे स्थान पर और उसकी कूद तनु की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम थी, तो 15 थी। अब 15 कोई 15 ला रहा है, मतलब 3 मीटर 15 सेंटीमीटर ला रहा है, और कोई नंबर 1 वाला 3 मीटर 40 सेंटीमीटर ला रहा है। कितना कम ला रहा है? तो 25 सेंटीमीटर में कम ला रहा है। यही चीज़ बोला कि कितना पहले स्थान से चूक गई, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट भाग की ओर। नेक्स्ट भाग यहाँ है, देखिए क्या कहा है। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल कर देना है, क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल। लेकिन देख लेना ये है कि क्या दोनों की माप सेम में है, तो दोनों की सब की माप सेंटीमीटर में है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल आयत करता है 8 गुने 6, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। अब काट दीजिए, 2 से काट देंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा। ये दोनों का गुना कर दीजिए, कितना है? 12, ठीक है। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे, मतलब सॉरी 12 वर्गों की आवश्यकता होगी। कितने वर्गों की? 12। तो बस जब भी मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाए आपको क्या करना है, मतलब डायरेक्टली ऊपर क्षेत्रफल रख दीजिए बड़ा वाला और नीचे छोटा वाला, भाग कर दीजिए, संख्या में आ जाएगा। हाँ आगे समझ। आइए 1 मीटर का 3/4 बराबर होगा, मतलब बोला है कि 1 मीटर है उसका 3, तो 1 गुने 3/4 कर दीजिए। 3/4 का मतलब 3/4। अब 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में अगर बदले तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा गुने 3/4। तो 4 से काट दीजिएगा आप इसको, तो 100 सॉरी 100 है, 25 मतलब कट गया, 25 तिहाई 75 सेंटीमीटर इसका आंसर। आगे समझ में? 1 मीटर का कहा है, 2 मीटर कह सकता है, 3 मीटर कह सकता है, तो आपको मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है, ठीक है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाता है, तो उसका घर और स्कूल के बीच का अंतर कितना है? मतलब कहने का मतलब ये बोला है कि घर और स्कूल के बीच की दूरी बताना, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि दूरी बताने के लिए हमको चाल और समय की जरूरत होती है, तो जो कि चाल यहाँ दिया है और समय यहाँ दिया है, लेकिन फर्क क्या दे दिया है कि यहाँ मिनट दे दिया है और मिनट दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि ये मीटर में आंसर दिया है। क्या दिया है? मीटर में। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि बोला है कि उसको घर और स्कूल के बीच की दूरी निकालना, तो कोई किसी एक को परिवर्तित कीजिए, या तो इसी को घंटा में बदल दीजिए। तो जैसे ही घंटा में बदल दीजिएगा तो 6 गुने 13/60, 60 से भाग करके घंटा बन गया। क्या बन गया? घंटा। तो इतना दूरी, तो इसको काट देंगे, कितना? 10 बार में कट गया, तो 13 आ गया 10। कितना आ गया? 13/10। लेकिन 13/10 क्या आया? किलोमीटर आया। क्या आया है? क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा लिखा था, तो हम खाली घंटा चेंज किए थे, किलोमीटर चेंज किए थे नहीं, तो ये आ गया किलोमीटर। लेकिन हमको ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है। क्या दिया है? मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। कितना? 1000 मीटर मिलाते हैं ना तब 1 किलोमीटर होता है। इसका मतलब 1000 से 13/10 में गुना हो जाएगा, ठीक है। जब इसको काट दीजिएगा इससे, तो 1300 आ जाएगा। 1300 कहीं ऑप्शन में लिखा है, आगे ना समझ में? तो ऐसे ध्यान रखना है, इसीलिए बोले हैं कि टीचर बनने जा रहे हैं तो किलोमीटर मीटर सबका ध्यान रखना होगा, डेसीमीटर सेंटीमीटर सबका। आइए इसको समझते हैं। बोला है 2 - 2 + 2 - 2 ऐसे करके n तक जोड़ना है, n तक जोड़ना है। तो बोला है 0 जब n का एक सम संख्या होगा। 0 कब आएगा? स्वाभाविक है, सम संख्या होगा n तभी 0 आएगा, क्योंकि 2 को के जोड़ेंगे तभी ना 0 आएगा। मतलब 2 को के जोड़े तो 0, फिर 2 को के जोड़े, अगर विषम दे देंगे तो कभी 0 नहीं आएगा, या तो माइनस में आ सकता है या तो प्लस में। ऐसी परिस्थिति में याद रखिए, बोला है 2 जब n एक सम संख्या आएगा तो कभी नहीं 2 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। -2 आएगा जब n एक विषम संख्या होगा, तो -2 नहीं आएंगे बल्कि +2 आएंगे विषम संख्या, क्योंकि प्लस से स्टार्ट किया है तो प्लस में आएगा। तो सब गलत दिया हुआ है, एक ए वाला सही दिए हुआ है। आगे समझ में? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? ए। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर उस समय नहीं समझ में आया होगा तो अभी समझ गए होंगे कि आखिर कैसे आया। आगे समझ में? तो थोड़ा सा शब्दों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। 44 देखिए, अनीस मेले में बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है, मतलब नींबू पानी बनाया। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है, जो माप दिया गया है सबका 20, 250, 400,
नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास और 21 बड़े गिलास नींबू का बेचा तो बाल्टी में कितने नींबू पानी बचा, मतलब कितना और बच गया है। तो पूरी बोला है कि बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी में नींबू पानी बनाता है उसके पास बाल्टी में। अनीस ने मेले में बेचने के लिए, तो यहाँ पे बोला है कि बचा वाला ना पूछा है। तो यहाँ देखिए कि कितना टोटल ले गया था बेचने के लिए, इतना उसके पास बाल्टी और एक छोटा गिलास और इतना है नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीस ने 45 छोटे गिलास और इतना बड़े गिलास नींबू पानी बेचे हैं तो बाल्टी में कितना नींबू पानी बचा है। तो नींबू पानी का तो दिया ही नहीं है कि जहाँ कितना था बाल्टी में, क्या दिया है? अच्छा 20 कहाँ दिया? 20 लीटर, इसमें 20 लीटर, एक बाल्टी में 20 लीटर है। 20 लीटर 250 मिलीमीटर नींबू पानी आ सकता है। एक छोटा गिलास एक बड़ा गिलास। देसी अच्छा उसके पास एक बाल्टी है, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे दिए हैं देखिए, एक बाल्टी है, एक छोटा गिलास है और एक बड़ा गिलास है, मतलब ये 3 को मात्रा है जिसमें से 20 लीटर है उसमें बाल्टी में। कितना है? बाल्टी में 20 लीटर। और छोटा गिलास है बड़ा गिलास से बेचा है, तो छोटा गिलास से 45 से बेचा है, 45 छोटे गिलास बेचे हैं तो कितने हो जाएंगे? 45 से जब इसमें गुना करेंगे छोटा से, तो आप देख लीजिए गुना करके कि कितना हो जाएंगे। 45 दूना 90, तो 9000 आ जाएगा अगर 200 होता तो, लेकिन 50 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45,000। 45 पंचे 50 25 और 5 का 20 अदू 22, अर्थात 2200। तो 9000 अदू 11200। 11200 का मतलब हो गया 11 किलो 200 ग्राम। 11 किलो 200, तो 11 किलो 200 ग्राम उसने छोटा गिलास से बेच दिया। 11 किलो 200 ग्राम, 250, हाँ 250 ग्राम होगा, ठीक है 250 ग्राम, 200 नहीं होगा। अब उसके बाद है 21 बड़े गिलास नींबू पानी है बेच रहा, तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 8400। तो जोड़ दीजिए इसमें 8400, यानी 8 लीटर 400 ग्राम। तो 11 8 कितना होता है? 19। ये कितना हो जाएगा? 650। तो यानी 19 लीटर 650 ग्राम उसने बेच दिया है। तो 20 लीटर में कितना बच गया? 19 लीटर घटा देंगे 1 लीटर, और 650 ग्राम 1 लीटर में से घटा देंगे तो 350 ग्राम अभी शेष बाल्टी में। आ गया ना समझ में? 350 ग्राम रह गए। कैसे आए? समझ में आ गया? एक बार फिर से समझा दे क्या? तो हो गया? हाँ देख लीजिएगा एक बार रिपीट करके देखिए। बोला है 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। मनीषा की वर्तमान आयु क्या है? बोला है 10 वर्ष बाद मनीषा की पूर्व की आयु की क्या हो जाएगा? 5 गुनी हो जाएगी। तो अभी वर्तमान उम्र जो है, मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए स्टेप मान लीजिए कि 15 वर्ष है, सपोज ऑप्शन से कर लेते हैं 15 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान उम्र क्या है? अभी वर्तमान उम्र 15 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 25। 10 वर्ष के बाद 25 वर्ष। बोला है 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व, अच्छा 6 वर्ष पहले, अभी 15 वर्ष है तो 6 वर्ष कितना पहले कितना? 9 वर्ष रहा होगा, यही ना? पूर्व की 5 गुना है ये, नहीं ना है, तो 15 वर्ष नहीं रहा होगा। फिर से देखते हैं 8 पर अप्लाई करके। 8 पर अप्लाई कीजिएगा तो मान लीजिए कि 8 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। 6 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 12। 8 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद मनीषा की अभी 8 वर्ष से 10 वर्ष के बाद 18 वर्ष होगा। 6 वर्ष पूर्व, तो अभी इसके 6 वर्ष पूर्व तो यहाँ पे 2 वर्ष न रहा होगा। क्या ये 5 गुना है? नहीं, ये भी गलत हो गया, मतलब ये भी नहीं होगा। 10 पर अप्लाई करेंगे, मान लो कि 10 वर्ष अभी है, इससे 10 वर्ष बाद 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले 6 वर्ष पहले कितना रहेगा? 4। 5 गुना है ना? ऐसे बना लेंगे, आगे समझ, ऐसे ही बना लेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा 10। ऐसे सवाल जब भी पूछे ऐसा ही बनाना, ठीक है। अब यहाँ से आपका आ गया है पेडागोगी को समझ लेते हैं पूरा। पेडागोगी में आपसे पहला पूछा है कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए क्षेत्रों में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन दिया गया है ओनली सी सही है। संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती हैं, क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। मतलब संख्या जो है ना मन में ही रचा जाता है, इसलिए बिजीन प्याजे ने ऐसा कहा है, याद रखेंगे, इसको याद रखने वाली बात है। आइए 47 को समझते हैं। 47 में बोला है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों के विभिन्न भुजाओं में माप वालों वर्गों के कट आउट देती है और वह उनके ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित कर वर्ग खानों के गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्राओं उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्या को भुजा की लंबाई के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए कहती है। तो क्या कह रही है, मतलब अध्यापिका क्या चीज़ सिखा रही है? आगमन निगमन कौन सा विधि सिखा रही है, ये चीज़ बोला गया है। तो ये जो है आगमन विधि है, क्योंकि फिगर बना के जो भी काम होता है वो आगमन विधि होता है, निगमन विधि रटरगुल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए
क्या कहे, यहाँ पे बोला है गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो गणित के शिक्षण के बारे में बी सही है। प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, याद रखेंगे, यह केवल गणित को करने की विधि है। प्रौद्योगिकी जो है ना गणित नहीं होता है, इस बातों को ध्यान, गणित को करने की विधि प्रौद्योगिकी है लेकिन गणित नहीं है ये। यहाँ देखिए, एक प्राथमिक कक्षा गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखे हैं। ठीक है, 2 प्रश्न देख लीजिए। 11 थैले, बोला एक थैले में 11 गेंदे हैं, दूसरे में 14 हैं, कुल मिलाकर कितने गेंदे हैं, ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा बोला एक खिलौना का कार का मूल्य इतना है और यदि मूल्य में 50 रुपया की वृद्धि कर दी जाए तो खिलौना कार का नया मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब बोला है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन उपरोक्त 2 शाब्दिक प्रश्नों के पूछे जाने के उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या उद्देश्य है ऐसे प्रश्न पूछे जाने का, उद्देश्य पता करना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए उद्देश्य क्या होगा कि मैं आपको बता दें डायरेक्ट, इसका जो उद्देश्य है छात्र गणितीय योग की परिस्थिति को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। मतलब इसका मेन उद्देश्य है कि सक्षम है कि नहीं है। ठीक है, बच्चा जो है ना योग को समझने में सक्षम है कि नहीं है और उसको पहचानने में सक्षम है कि नहीं, किस तरह के योग वो कर पाता है, इसके लेकर के ऐसे 2 प्रश्न दिए। ठीक है, यहाँ देखिए एनसीएफ 2005 के विचार के विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहाँ, मतलब एनसीएफ के विचार में गणित उस स्थिति में होता है जहाँ क्या होते हैं, तो जहाँ पे छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों भाग जैसे देखते हैं तथा अर्थपूर्ण प्रश्न को प्रस्तुत और हल करते हैं। ठीक है, तो गणित उच्च स्थिति में होते हैं, उच्च होगा यहाँ उच्च लिखा गया। ठीक है, बात समझे, यहाँ पे हो जाएगा उच्च स्थिति में होगा जहाँ पे गणित बच्चे जो है ना भाग लेते हैं, अपने अनुभव में भाग भी लेते हैं और प्रस्तुत भी समझ प्रस्तुत करते हैं, तो ये उच्च माना जाता है। क्या माना जाता है, उच्च। गणितीय खेल और पहेलियाँ सहायता किसमें करती है। तो गणितीय खेल और पहेलियाँ जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं ऑप्शन में, देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 और 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है, सही पूछा है ना। रोजमर्रा से पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे। रोजमर्रा यानी डेली रूटीन। और गणित रोजमर्रा की विवेचना के बीच संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल हमारे दैनिक जीवन से संबंध स्थापित करता है, सही है। और बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकास करता है, ये भी सही है। श्याम पट पर हल करने की एक रसता समाप्त होता है, तो ये गलत है। कक्षा में अनुशासन बनाता है, तो ये गणित थोड़ी अनुशासन बनाने के लिए थोड़ी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। आइए 52 को समझते हैं। क्या कहा कि प्राथमिक स्तर पर पैटर्न एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि मतलब प्राथमिक स्तर पर पैटर्न पढ़ाए जाते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण माना जाता है। काहे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसका पैटर्न अधिगमकर्ता में बीज गणित की आधारभूत अवधारणा को विकसित करता है। मतलब बीज गणित की आधारभूत अवधारणा को विकसित करने के लिए क्या जरूरी है, पैटर्न जरूरी है। आगे समझिए, चलिए आगे है कि गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा है। मतलब कई प्रश्न रखे गए हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कौन सी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि 6 अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। तो इकाई ऐसे प्रश्न किए गए हैं नहीं, यहाँ पे बोला गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सदैव संदर्भ में सही होगा। तो मेन संदर्भ जो होगा इसमें प्रश्न का अन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता है। मतलब एक प्रश्न का यही मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर होगा, ऐसे प्रश्न के कई आंसर हैं जिसके कारण सोचने पर ये मजबूर करेगा बच्चा को, इसलिए ऐसे प्रश्न किए गए। देखिए छात्रों द्वारा दैनंदिनी जनरल लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है। तो ये जो है जर्नल लिखना किस पर केंद्रित है, ये पूछा गया। तो ये केंद्रित है छात्रों को प्रोत्साहित करने पर। ठीक है, और शिक्षण और अधिगम को संबंध में समस्याओं को प्रतिबिंबित। यहाँ पे देखिए एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृति पर एक इकाई योजना बनाएगा। ठीक है, उसने निम्नलिखित में से प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे हैं। क्या परिणाम लिखे हैं ऐसा बोला गया है। तो इसमें परिणाम जो है अब यहाँ परिणाम देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, परिणाम का मेन है विश्लेषण करना। ठीक है, इसमें मेन है विश्लेषण करना, विविध आकृति पहचानना, अंतर बताना, कोण और शीर्ष पहचानना। तो ये सब जो है ना एक प्रकार का विश्लेषण, बहुत सारे एक काम हो जाएंगे, तो इसको हम विश्लेषण करना कहेंगे। मतलब आता है ऑलरेडी, सब कुछ जानता है, तभी तो कोण पढ़ने को कह रहा है, तभी तो उसको आकृति पहचानने को कह रहा है। तो ऐसे में विश्लेषण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विश्लेषण। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संख्या को बोध का विकास करने के लिए अंतिम चरण है। बोध विकास में अंतिम चरण कौन होता है, तो बोध विकास में अंतिम चरण संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम है। संख्या पढ़ना लिखना अंतिम चरण में होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे बोध विकास में। आगे देखिए बोला है कि एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिन्यास दिया।
मतलब काम दिया। अब इसमें बोला है कि तुम्हारा मित्र कक्षा के में अनुपस्थित है, उसका क्षेत्रों और परिमापों का पाठ छूट गया है, उसे एक पत्र या व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, क्षेत्र और परिमाप में क्या अंतर है। आप चित्रों का उपयोग कर सकते हैं, मतलब चित्र बना सकते। गणित में इस प्रकार के कार्य देने का क्या प्रयोजन है, मतलब इसमें दिया है कि मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि इसके देने का क्या प्रयोजन है। देने का इसका मेन प्रयोजन है कि जो है पढ़ाई की गई अवधारणा के बारे में बच्चे की में समझ आ जाए, यही प्रयोजन है। और एक प्रयोजन है आपका ये जो कि छात्र के गणितीय संरचना में वृद्धि हो जाए। ठीक है, दो प्रयोजन के कारण किए हैं। मतलब अनुपस्थित होने का बात नहीं कहा गया कि अनुपस्थित हो गया इसलिए ऐसा किया गया, तो नहीं। अनुपस्थित होने से क्या मतलब, ऐसे पूछा है ताकि बच्चा उस पर क्यूरियोसिटी ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। आगे देखिए व्याकरण विधि के बारे में यहाँ बताया गया है, और इस व्याकरण विधि को आप देखिए ये ऐसा मतलब घटाओ व्याकरण विधि होता है। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त किए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, मतलब ऐसे में कौन सही होता है। तो ये सही जो होगा आपका ध्यान रखना है कि बी वाला सही है। यह एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी की गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है, मतलब उनके सोच को बताता है कि किस तरह का बच्चा का सोच होगा। ठीक है, ये कलन विधि में आता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले हैं। यह निम्न में से किस प्रकार का परीक्षण होगा। ये पहले भी मैं आपको बता दिया हूँ कि परीक्षण जो है ना कौन कौन से होते हैं और कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप बता सकते हैं, परसेंटाइल वाला कौन में आता है, मानक में होता है, स्टैंडर्ड होता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ का मैंने दिखा दिया है, तो आप उसको एक बार कंप्लीट कर लेंगे। त्रियामी आकृति के संकल्पना विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। ये आकृतियाँ एक यादृच्छा क्रम है, मतलब ये कैसा क्रम है यहाँ बोला गया है। तो इसमें देख लीजिए कौन क्रम में दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन है क्रम। तो इसमें जो क्रम है आपका पहले आएगा आपका 2। ठीक है, खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रियामी आकृति की रचना करना। ठीक है, उसके बाद एक आएगा 2 आकृतियों की तुलना करना और पहचान की उस क्या है, मतलब पहले आकृति बनाएगा, फिर पहचान करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, जाल के प्रयोग को आकृति बनाना, फिर उसको अलग अलग जाल से आकृति बनाना सीखेगा, और फिर लास्ट में क्या करेगा, ज्यामिति चीज़ को समझेगा। मतलब ये सब काम होने के बाद ही ज्यामिति को समझेगा। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए वाला। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले दिन फिर दूसरे